Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 28th of September 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज ड्राइंग द लाइन, इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट अ ट्रिगर फॉर पैनिक। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो टेम्पल टाउन था जोशीमठ का, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के, वो जो है सिंक होने लगा था और उसमें जो है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर थे उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए थे। तो उसी के रिगार्डिंग वहाँ के जो एरिया था उसको खाली कराया गया था, लोगों को जो है दूसरे स्पेसिस पे जो है वहाँ पे उनको पहुँचाया गया था। ठीक है ना। तो कुछ उसमें रीजंस बताए थे कि भाई जो रीजन क्या क्या हो सकते थे। तो वहाँ पे वो जो टनलिंग एक्टिविटी चल रही थी, कुछ लोग उसको बता रहे थे। फिर कंसर्न ये भी थी कि जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर जो इंक्रीड अर्बनाइजेशन है, जो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, तो उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो उन सबको एड्रेस करने के लिए जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उसने जो है कमीशन किया 8 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के लिए द लैंड सब्सिस्टेंस फिनोमिना फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, कि आप अलग अलग चीज़ों से अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखिए और उसके बाद दीजिए। लेकिन जो डिसेमिनेशन था इस इन्फॉर्मेशन का, ये जो डाटा आने वाला था, रिपोर्ट आने वाले थे, उसको जो है उसको गवर्नमेंट ने जो है बोला कि उसको पब्लिक नहीं किया जाना है। ग्राउंड ये दिए गए कि भाई जो इट कुड एग्रीवेट पैनिक कर सकता है, इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ तभी शेयर की जाएगी जब वो सेंटर जो है उसको क्लियर कर देगा। तो उसके बाद उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उसने लास्ट वीक जो है ये कहा, स्टेट अथॉरिटी को ये डायरेक्ट किया है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक किया जाए। तो उसमें कुछ दो जो रिपोर्ट थी वो टेक्निकल थी, हालांकि उनमें से दो चार चीजें जो है वो यहाँ पे बताई भी गई हैं। जैसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है, तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान सकते हैं कि CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रुड़की में है। तो इसने पॉइंट आउट किया था कि जो 99% जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है रीजन में, इट डिड नॉट कंप्लाई विद द मैंडेटरी बिल्डिंग कोड। जो भी बिल्डिंग कोड्स मैंडेटरी थे उनको कंप्लाई करते हुए नहीं बनाए गए हैं। उसी के साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, ये भी रुड़की में ही है हमारा। ठीक है ना। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो नेटवर्क है स्प्रिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम्स या एरियाज ऑफ सब्सिडेंस में इन्फ्लुएंस लैंड सब्सिडेंस एंड देयर वाज अ नीड टू मॉनिटर देम। उन सबको मॉनिटर करने की जरूरत है, उसने ऐसा बताया। ओवरऑल अगर देखें तो जो 10 जियोलॉजी है और जो सिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी उनको जो ये जियोलॉजी है वो एक तरह से उन प्रोजेक्ट्स को रिस्की बना देता है, और साथ में जो स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग है और या कंस्ट्रक्शन मेजर्स हैं उनकी ज़रूरत है कि वो सब ली जाएँ, ताकि जो रिस्क है एक्सीडेंट से या फिर जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक हार्ड डिसीजंस दैट आर सस्टेनेबल एज अगेंस्ट दोज दैट आर एम टू स्कोर इन द इलेक्शंस। ये सिर्फ ये नहीं देखना कि वोट बैंक को नहीं देखना है, ये देखना है कि जो एक्शन है या डिसीजन है हार्ड हो चाहे वो कितने भी, लेकिन अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें तो वो डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है ना। अ नेसेसरी स्टेप इज इन एंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क इज वाइडली डिसेमिनेटेड एंड कम्युनिकेटेड। और सबसे जरूरी ये है कि जो रिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप डिसेमिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या होगा कि जो पब्लिक लाइफ है वो ज़्यादा सेफ रहेगी, जो पब्लिक है वो ज़्यादा अवेयर रहेगी और वो भी स्टेप्स लेगी। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल मस्ट फॉर्म द बैकबोन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड क्लियर लाइंस मस्ट बी ड्रॉन अराउंड द लिमिट्स टू डेवलपमेंट इन द रीजन। की जो डेवलपमेंट कितना कर सकते हैं उसके लिए पर्टिकुलर मैंडेटरी लिमिट जो है तय कर देनी चाहिए। और जो पॉलिसी मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल होना चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग होना है उसमें उसके लिए, ताकि वो उस पे जो अपना पर्सपेक्टिव है वो भी रख सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट इज टाइमलेस क्वेस्ट, मेनू सैंपल कैन हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द इमीडिएट। तो अभी जो नासा का ओसाइरिस रेक्स जो स्पेसक्राफ्ट था उसने जो है सितंबर 24 को जो है बेनू जो एस्टेरॉइड है उससे जो है सैंपल्स कुछ भेजे थे। तो लगभग 250 ग्राम्स की रॉक्स जो है और डस्ट जो है वो ओसाइरिस रेक्स ने जो है कलेक्ट की थी फ्रॉम द सरफेस ऑफ 101955 बेनू से। बेनू क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है पीरी के लिए। बेनू इज एन एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन विद अ पीरियड ऑफ 436 डेज। 436 दिन के पीरियड में वो सन को ऑर्बिट करता है, सच दैट इट कम्स रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ वंस एवरी 6 ईयर्स और सो। और लगभग 6 साल के आसपास वो अर्थ के जो है सबसे नियर बाय आता है। तो ये है क्या बेसिकली, इट इज ए कार्बोनेशियस एस्टेरॉइड, कार्बोनेशियस पीरियड में बना हुआ एस्टेरॉइड है with characteristics that suggest it settled into its present form and composition within 10 million years after the solar system formation। सोलर सिस्टम बनने के 10 मिलियन ईयर्स के बाद जो है ये अपनी फॉर्मेशन और प्रेजेंट फॉर्म और कंपोजिशन में ये जो बेनू एस्टेरॉइड है वो आया है, सर्वाइविंग द लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स नियरली इंटैक्ट। और लगभग पिछले 4.5 बिलियन ईयर से ये जो है सर्वाइव कर रहा है। ठीक है ना। फिर नासा ने जो ये ओसाइरिस रेक्स है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन
रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर इन 2016, ये लॉन्च किया था 2016 में नासा ने, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरे इसमें टाइमलाइन बताया कि कैसे-कैसे उसने सैंपल कलेक्ट किया, कैसे-कैसे उसको वापस भेजा, और अब उसके बाद क्या करने वाला है, इट विल री-इनकार्नेट कार्नेट इन इट्स ओसाइरिस एपेक्स अवतार, जो अब वो ओसिरिस रेक्स था वो अब ओसाइरिस एपेक्स अवतार में होगा, टू रेंडेजवस विद द सिलिका रिच एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस इन 2029, और 2029 में ये कहाँ पे जाएगा, एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस की तरफ ये जाएगा। तो मतलब उसका दो आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है ना। ओसाइरिस मिशन है टू आइडेंटिटीज, क्या क्या है, इन टाइम इट वर्क्स अलोंगसाइड जापान्स टू हायाबुसा मिशंस which have collected and returned samples of 25143 Itokawa and 162173 Ryugu। तो ये दोनों ही जापानीज जो अथॉरिटीज हैं, स्पेस अथॉरिटीज है, उन्होंने ये उनके जो हायाबुसा मिशन थे उनके थ्रू ये सैंपल जो है कलेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। तो एक तो ओसाइरिस का इसमें भी इसने इसके साथ साथ काम किया है। दूसरा, ओसाइरिस जो है वो नासा का तीसरा एलिमेंट है इस तरह का। पहला था न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम्स वाले में, पहले जो सबसे पहला था इस प्रोग्राम में वो था न्यू होराइजन्स, जिसने एक्सप्लोर किया था कुइपर बेल्ट को, और दूसरा था जूनो। जूनो आपको सबको पता होगा, टू स्टडी द प्लेनेट एक्सर्टिंग द लार्जेस्ट ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर को स्टडी करने के लिए जूनो भेजा गया था, और ये तीसरा जो है ये था हमारा ओसाइरिस रेक्स। तो दिस इज इट रिगार्डिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो आज का आर्टिकल आया, दैट इज G20 स्क्रीन ओवर मजदूर देयर राइट्स। तो यहाँ पे ऑथर ने जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया वो ये किया है कि G20 समिट काफी सक्सेसफुल हमने अचीव करी, उसमें हमने जॉइंट जो कम्युनिके है वो इशू करने में सफल हुए, हम दिल्ली डिक्लेरेशन करने में हम सफल हुए, जो रशिया और यूक्रेन की वार के चलते जो कुछ इश्यूज आ रहे थे या फिर जो फॉसिल फ्यूल के चलते इश्यूज थे उनको अवॉइड कर दिया गया, ठीक है ना। कुछ इश्यूज पे सॉफ्टन कर दिया गया स्टैंड। तो हम अल्टीमेटली जो है फाइनल ये आउटकम हुआ कि जो डॉक्यूमेंट है वो कंसेंसस जो है वो के साथ जो है इशू किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इंडिया ने, और जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स एंड एडवांस द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द G20 समिट, ये अपॉर्चुनिटी जो है मिस की गई। डिस्पाइट G20 लेबर, यानी कि लेबर 20 जिसको हम बोलते हैं L20, ए कोलिशन ऑफ G20 लीडर्स कंसर्न अबाउट वर्कर्स होल्डिंग 2 मीटिंग्स इन इंडिया। ये 2 मीटिंग L20 ने इंडिया में की, इसके बावजूद भी G20 में जो है इस अपॉर्चुनिटी ये जो प्रोवाइड की गई थी कि वर्कर्स के रिगार्डिंग, उनके राइट्स के रिगार्डिंग, उनकी वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग बात हो सकती है, वो मिस कर दी गई, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेटिव लेबर सिस्टम की ऑथर ने बात की यहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द सीरियस इश्यूज फेसिंग वर्कर्स इन इंडिया। जो वर्कर्स इंडिया में हैं उन इश्यूज को जो फेस कर रहे हैं उन पे एड्रेस किया जा सकता था, और अपॉर्चुनिटी थी ये, जैसे कि फोर्स्ड लेबर का इशू है, मॉडर्न डे स्लेवरी का है, कफाला सिस्टम है जो अरब गल्फ में है, जहाँ पे लगभग कुछ 9 मिलियन इंडियंस जो है वो वर्क करते हैं अंडर एक्सप्लॉइटेटिव वर्किंग कंडीशन। कफाला सिस्टम क्या है बेसिकली, ये भी आपको प्री के लिए याद रखना है। कफाला सिस्टम जो अरब गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव लेबर सिस्टम है जो प्रैक्टिस किया जाता है, विच टाइज माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर एम्प्लॉयर, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जैसे इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं माइग्रेट करके गल्फ कंट्रीज में, तो वो एम्प्लॉयर से बंध जाते हैं। सिस्टम मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स टू लीव देयर जॉब और चेंज एम्प्लॉयर्स, ना तो वो एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं ना ही वो अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। एंड इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फोर्स्ड लेबर, जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो जो फोर्स्ड लेबर है उसके रिस्क भी बढ़ जाता है, और साथ साथ मॉडर्न डे स्लेवरी के जो चांसेज है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उतने इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इसको मतलब मेन रीजन बताया उन्होंने ये बताया कि जो L20 को जो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, वो पहले क्या था, जो ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है वो एक तरह से चेयर करती थी, लेकिन इस बार जो चेयर दे दी गई थी वो दी गई भारतीय मजदूर संघ को, जिसकी वजह से ITUC ने जो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया है, क्योंकि ITUC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बहुत ज्यादा रीजन को रिप्रेजेंट करता था, उसका ना होना जो है कहीं ना कहीं उस वजह से ये इश्यूज आ गए, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा कि जैसे कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या पोर्टेबल इंश्योरेंस स्कीम्स है, आप जानते होंगे, ठीक है ना, आर इम्पोर्टेंट, ये स्कीम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो वो फेवर करते हैं, बट दे आर नॉट एनफ, सिर्फ इनसे काम नहीं होगा। वर्कर्स को और भी कुछ चाहिए, जैसे जॉब क्रिएशन चाहिए, डिसेंट वर्किंग कंडीशन चाहिए, इक्वल पे चाहिए, जेंडर इक्वालिटी चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर चाहिए, चाइल्ड लेबर का एलिमिनेशन चाहिए, एंड टू मॉडर्न डे स्लेवरी चाहते हैं, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली, कि उनके राइट्स सिक्योर हो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी फैमिलीज के जो वेलफेयर किया जाए। तो ये सारी भी डिमांड जो है जो कि वर्कर्स चाहते हैं, सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम्स दे के या कुछ छोटी मोटी वेलफेयर स्कीम्स दे के जो है सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है, ऑथर ने ऐसा बोला है। इट वुड हैव बीन अ रिलीफ फॉर द इंडियन वर्किंग क्लास, जाहिर सी बात अगर ये इशू डिस्कस होता तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती, स्पेशली जो अरब गल्फ में जो रह रहे हैं जो इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको ये जरूर मिलता, ठीक है ना।
अगर ये मुद्दा जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाता और डिबेट किया जाता G20 में। क्यों? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है जो लगभग 2.5 मिलियन इंडियन वर्कर्स को होस्ट करता है, वो एक परमानेंट मेंबर है G20 का। और साथ ही साथ यूएई और ओमान, ये जो कि लगभग 8 लाख और 3.5 मिलियन इंडियन वर्कर्स रेस्पेक्टिवली। ओमान 8 लाख और यूएई 3.5 मिलियन इंडियन वर्कर्स को जो है मतलब होस्ट करता है। तो ये दोनों इस बार जो है वो इन्विटीज थे इस समिट पे। तो वहां पे अगर ये मुद्दा डिस्कस होता तो उनको जरूर बहुत अच्छी रिलीफ मिल जाती। बट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स इज नॉट लिमिटेड टू द अरब गल्फ। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इंडियन वर्कर्स का वो सिर्फ अरब गल्फ में ही हो रहा है। इन इंडिया इटसेल्फ, अगर आप इंडिया में सिर्फ इंडिया के अंदर ही देखें तो वर्कर्स इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, ब्रिक किल्स, श्रिम्प फार्मिंग, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन कटिंग, प्लांटेशन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फोर्स लेबर या मॉडर्न डे स्लेवरी को फेस करते हैं। तो ये इशू अरब गल्फ से रिलेटेड सिर्फ स्पेसिफिक वहां पे नहीं है, इवन इंडिया में भी आप देखेंगे फोर्स लेबर और मॉडर्न डे स्लेवरी के जो फेस कर रहे हैं वर्कर्स इशू, वो वहां पे भी है। ठीक है ना। मैनी वुड बी सरप्राइज्ड विद द टर्म फोर्स लेबर एंड मॉडर्न डे स्लेवरी। तो उसने यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के हिसाब से देखें बेटे, तो ILO के हिसाब से फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर इज ऑल वर्क और सर्विस विच इज एग्जेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन अंडर द थ्रेट ऑफ ए पेनल्टी एंड फॉर विच द पर्सन हैज नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ वॉलंटरीली। किसी भी काम के लिए अगर कोई पर्सन अपने आप वॉलंटरीली उसको नहीं करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, या किसी थ्रेट के अंडर वो काम कराया जा रहा है उससे, या एज ए पेनल्टी के तौर पर उससे काम किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा जो है वो फोर्स्ड या कंपल्सरी लेबर की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है ILO के द्वारा। और दूसरी बात उसने भी बोला है कि फोर्स्ड लेबर इज डिफरेंट फ्रॉम सब स्टैंडर्ड और एक्सप्लॉइटेटिव वर्किंग कंडीशन। इन दोनों से बिल्कुल अलग है। फोर्स्ड लेबर को जो है सब स्टैंडर्ड या एक्सप्लॉइटेटिव वर्किंग कंडीशंस को ये नहीं कह सकती, ये फोर्स्ड लेबर है। ठीक है ना। तो उसने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे ओथर ने दिया है कि ये उसके थ्रू, जैसे कि उसने बोला कि जो फोर्स्ड लेबर की जाती है श्रिम्प इंडस्ट्री में, आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया है। इट सजेस्ट दैट वर्कर्स हु आर पेड लेस और अनपेड फॉर ओवरटाइम, ओवरटाइम के लिए अगर उनको लेस पे किया जाता है या अनपेड किया जाता है, ओवरटाइम कराते हैं लेकिन पे नहीं करते, अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग फायर्ड, और क्या धमकी जाती है कि उनको फायर कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, दे आर विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो पहला तो ये पता है कि यानी कि ये फोर्स्ड लेबर के विक्टिम्स है। दूसरा उसने दिया है वर्कर्स हु आर फोर्स्ड टू वर्क अंटिल दे हैव पेड ऑफ ए लोन दे टुक फ्रॉम द कंपनी। जब तक कंपनी से उन्होंने लोन लिया है और उसको जब तक वो पे नहीं कर देते तब तक वो कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, उनको काम करना ही पड़ेगा। ये जो है ये फोर्स्ड लेबर का एग्जाम्पल है, मतलब वो विक्टिम है फोर्स्ड लेबर के। फिर कंपनीज दैट विदहोल्ड वर्कर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनीज है कुछ उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को विदहोल्ड करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड कर लेते हैं, राशन कार्ड कर लेंगे, या जो बाहर देखे तो पासपोर्ट उनका कर लेते हैं, एंड डिनाई देम एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स when required until the work is done are also engaging in forced labor। तो ये भी एक फोर्स्ड लेबर का ही वो है कि ये भी उसी कैटेगरी में आता है। फिर अगर थ्रेट इशू कर रहे हैं सेक्सुअल, फिजिकल या मेंटल अब्यूज की इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन इज ऑल्सो अ फोर्स्ड लेबर। तो ये चारों एग्जाम्पल ऑथर ने दिए कि ये सारे के सारे अमाउंट होते हैं फोर्स्ड लेबर के लिए। इंडिया में देखें तो लगभग 530 मिलियन वर्कर्स हैं, जिनमें से 430 मिलियन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो कि जाहिर सी बात है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो दे आर प्रोन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन स्पेशली फोर्स्ड लेबर। वो कहीं ना कहीं प्रोन है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा या उनको फोर्स्ड लेबर में वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली एन इंडियन प्रॉब्लम। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ऑल G20 कंट्रीज फेस अ सिमिलर सिचुएशन। लगभग G20 कंट्रीज जितनी भी हैं उन सब में ये सिमिलर सिचुएशन फेस कर रही हैं। तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट फॉर 2030। अगर जब तक इस इशू को, सिचुएशन जो वर्कर्स की उसको एड्रेस नहीं किया जाए, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपने टारगेट 2030 के लिए उनको अचीव नहीं कर पाते। और उसमें सबसे पहला जो गोल था, जो आप पॉवर्टी रेडिकेशन की बात करें, उसको ही नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो लिविंग वेज अच्छे से अर्न नहीं कर पाएंगे, अपनी और अपनी फैमिली को वो पॉवर्टी से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है ना। तो ओथर ने बोला कि क्या क्या सब्जेक्ट नहीं डिस्कस हुए जो G20 समिट पे हो सकते थे डिस्कस। तो G20 शुड हैव डिस्कस इन्वेस्टमेंट्स इन जॉब क्रिएशन, डिस्कस करना चाहिए था, कंप्लायंस विद द प्रॉमिस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, ensuring minimum living wages and equal pay, social protection for all with official development assistance, establishing equality of incomes, gender and race, and coordinating action on inclusion as the basis of a right-based development model realized through multilateral reform that deals with the threats to our peace and common security। ये सारे के सारे लेबर इश्यूज थे जो कि डिस्कस होने चाहिए थे, एक अपॉर्चुनिटी थी G20 समिट में
लेकिन वो डिस्कस नहीं हुए, ऐसा ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे एक तरह से जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस कर दी गई और अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है ना, आगे देखते हैं फ्रॉम वुमेन्स रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग हम 3-4 दिनों से जो चीजें देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये है, जो चीजें नहीं डिस्कस हुई हैं, जो चीजें आज कुछ नहीं आई है उसके लिए हम बता देते हैं। इट इज नाउ वेल अंडरस्टूड दैट हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स इंक्रीड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अमंग द वुमेन डायरेक्टली कोरिलेटेड विद लोअर फर्टिलिटी रेट्स। की जाहिर सी बात है, जो ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि जो उसको किया गया था, जो डिलिमिटेशन होना था उसको फ्रीज किया गया था 1976 में, ये सोच के कि जो एफर्ट्स हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के साउदर्न स्टेट्स के, वो कहीं ना कहीं वो रिवर्स डायरेक्शन में ना चले जाए। तो उसके बाद भी लेकिन देखें तो साउदर्न स्टेट्स में देखें तो जो फीमेल एजुकेशन है वो काफी हायर एजुकेशन है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट है, उसकी वजह से जो लोअर फर्टिलिटी रेट भी जो है वो वहाँ पे देखने को मिले। तो वरना हायर एजुकेशन जो फीमेल्स का वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है फर्टिलिटी रेट से, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उनका बढ़ा है। तो बेसिकली ऑथर यही कहना चाहते हैं कि अगर जो आप ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं कि आपने रिप्रेजेंटेशन उनको दिया है पार्लियामेंट में या लोकसभा में और स्टेट्स में, तो उससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी उनका बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तब ये मानेंगे कि ये ट्रू सेंस में इसने कुछ चेंज किया है। Ironically, states which have improved indicators around women empowerment would now stand to lose seats in parliament if the delimitation is held। और अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है तो वो स्टेट्स जिन्होंने इंडिकेटर्स इंप्रूव किए थे वुमेन एम्पावरमेंट के, वो कहीं ना कहीं उनको सीट्स का नुकसान होगा, वो लोकसभा या स्टेट असेंबली में उनकी सीट्स कम होने वाली है। ठीक है ना, पहला इशू तो ये हुआ। दूसरा जो सेंट्रल इशू है रिवॉल्व्स अराउंड द लीगैलिटी ऑफ द कंटिजेंसी क्लॉज इटसेल्फ। जो कंटिजेंसी क्लॉज लाए हैं कि भाई जब अगले जो सेंसस होगा उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद से जो है ये जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के प्रोविजन इंप्लीमेंट में आएंगे। तो क्या कोई लो लेट अलोन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी कंटिंजेंट अपॉन ए अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कि जाहिर सी बात है, क्या ऐसा लो बन सकता है कि आप कोई ऐसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे आप उसको कंटिंजेंट बना दे रहे हैं कि जब वो होगा तब ये लो लागू होगा। तो ऐसा क्या ये मतलब लीगैलिटी है कंटिजेंसी क्लॉज, ये लीगैलिटी कुछ यानी कि लीगल प्रोविजन से देखे तो क्या ये मतलब लॉफुल है या नहीं है। दूसरा इशू जो है ऑथर ने ये साइड किया है। ठीक है ना, फिर ऑथर ने सोसाइटल अप्रोच के रिगार्डिंग भी बात की कि रियल और सब्सटेंसिव जो जेंडर जस्टिस है विल ओनली बी अचीव्ड व्हेन देयर इज एन इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ हाउसहोल्ड कोर्स एंड डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अनपेड लेबर। जो भी हाउसहोल्ड डोमेस्टिक हाउसहोल्ड के कोर्स हैं उसको जो डोमेस्टिक हाउसहोल्ड वर्क है उसको जो अभी हम अनपेड लेबर की कैटेगरी में यानी कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए वर्क, तो जब तक आप उसको जो इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग नहीं देंगे उस हाउस होल्ड कोर्स की या डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ठीक है ना, और उसको अनपेड लेबर ही कंसिडर करते रहेंगे, तब तक जो है ट्रू सेंस में जो है वो आप जेंडर जस्टिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक डाटा भी डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का टाइम यूज सर्वे। ये आपको याद हो, हमने पीछे के एडिटोरियल एनालिसिस में एक बार ये डाटा पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि जो वुमेन्स हैं वो ज्यादा बर्डन बियर करती हैं डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ज्यादा बर्डन है, वो ज्यादा टाइम अपना देती हैं हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इन कंपेरिजन टू मैन। और वो हर सेक्टर में हमें देखने को, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग सेक्टर हो। ठीक है ना, और मैरिड अनमैरिड का दोनों का हमने बताया था उसमें। ठीक है ना, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके पीछे। तो अब ऑथर ने फाइनली जो कंक्लूजन दिए हैं, जो सजेशन दिए वो ये दिए हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू बिल्ड कैपेसिटी एंड एंश्योर दैट द रिजर्वेशन मॉडल लीड टू सक्सेसफुल आउटकम। कि जो रिजर्वेशन मॉडल आपने तैयार किया उसके आउटकम्स अच्छे आने चाहिए। तो ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वुमेन्स की वो गवर्नमेंट जो है बिल्ड करे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ग्रूम नहीं कर सकती वुमेन को लीडरशिप के लिए, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का काम गवर्नमेंट करे। दूसरा, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है या पार्लियामेंट्री कमेटी है जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। दे नीड टू बी सिग्निफिकेंटली रिवाइज, उनको रिवाइज करने की जरूरत है टू एंश्योर दैट द वुमेन रिजर्वेशन लॉ डज नॉट स्टे अ सिंबॉलिक गेस्चर। कि ये जो लॉ पास किया है जस्ट ए सिंबॉलिक गेस्चर ना बन के रह जाए, आउटकम्स अच्छे आए, सक्सेसफुली ये इंप्लीमेंट हो और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे निकल के आए। ठीक है ना, वुमेन का वास्तव में रिप्रेजेंटेशन तो बढ़े ही, साथ में लीडरशिप बढ़े और एम्पावरमेंट बढ़े और उससे जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़े। द रिकॉग्निशन ऑफ अनपेड लेबर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज विल अल्टीमेटली डिक्टेट वेदर सब्सटेंटिव रिफॉर्म इन जेंडर इक्वालिटी अचीव्ड। और अल्टीमेटली वही बात की है कि जेंडर इक्वालिटी आप रियल सेंस में सब्सटेंटिव फॉर्म में आप अचीव करना चाहते हो तो तभी होगी जब आप अनपेड लेबर जो हाउस होल्ड कोर्स की है या हाउस होल्ड वर्क की है, डोमेस्टिक वर्क की है, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज इट। एसटीज ट्रेल नॉन एसटीज इन 81 हेल्थ मेजर्स 2021 की स्टडी। तो यहाँ पे जो एनालिसिस की गई है वो की गई है हेल्थ
न्यूट्रिशन और पॉपुलेशन ट्रेंड्स की जो की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की फ्रॉम 2016 से 2021 में। और यहाँ पे लगभग 129 पैरामीटर्स पे जो है उन्होंने स्टडी की है कि जो एसटी पॉपुलेशन है वो और नॉन एसटी जो पॉपुलेशन है उनके बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। तो देयर इज अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड वेलफेयर मैट्रिक्स ऑफ एसटी, बिल्कुल इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, लेकिन देयर आर परसिस्टेंट डिस्पैरिटीज बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ एसटी एंड नॉन एसटी पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप उसको कंपैरिजन करें एसटी को नॉन एसटी के साथ तो वहां पे डिस्पैरिटी अभी भी काफी ज्यादा है, विच डिमांड अर्जेंट एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी एफर्ट। तो इसको एड्रेस करने के लिए आपको कंसिस्टेंट पॉलिसी एफर्ट्स की जरूरत है। 2011 का सेंसस अगर देखें तो लगभग 104 मिलियन एसटी जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे, विच आर स्प्रेड अक्रॉस 705 रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप। 750 एथनिक ग्रुप्स के अलोंग 104 मिलियन जो है एसटी जो है वो पॉपुलेशन स्प्रेड थी। 2021 में जो नॉन एसटी पॉपुलेशन थी वो उसने आउट परफॉर्म किया था एसटी पॉपुलेशन को इन 81 आउट ऑफ 129 इंडिकेटर्स। ये जो हमने 129 इंडिकेटर्स बात की थी जो हेल्थ न्यूट्रिशन और उनसे रिलेटेड है, उसमें से 129 से 81 में जो नॉन एसटी पॉपुलेशन है उसने आउट परफॉर्म किया था एसटी पॉपुलेशन, मतलब एसटी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रही थी, ठीक है ना। तो एसटी क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली कंसर्निंग वुमेन्स स्टेटस, मेजर पब्लिक हेल्थ इश्यूज, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इनसफिशिएंट वैक्सीनेशन कवर, डिस्पैरिटीज इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, ये सारे इश्यूज हैं जो एसटीज अभी भी वो कर रहे हैं। 48 इंडिकेटर्स ऐसे थे जिनमें एसटीज ने सरपास किया था नॉन एसटीज को, जिसमें से ओवरऑल जेंडर बैलेंस था, जेंडर बैलेंस एट बर्थ था, यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड थे, कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थे, और एडहेरेंस टू रिकमेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। इन सब में एसटीज ने आउट परफॉर्म किया था नॉन एसटीज को, लेकिन बाकी जो 81 इंडिकेटर्स थे उनमें एसटीज सॉरी नॉन एसटीज ने आउट परफॉर्म किया था उसको। और एसटीज में अक्रेंस जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वो भी थोड़ी सी कंपेयर टू नॉन एसटीज वो कम देखी गई थी, हालांकि अब उनमें जो है वो बढ़ते हुए ट्रेंड नजर आए, ऐसा भी इसमें डाटा में बताया गया था। 2016 और 2021 के बीच अगर बात करें तो एसटी पॉपुलेशन ने रजिस्टर किया इंप्रूवमेंट इन 83 ऑफ द सिलेक्टेड 120 इंडिकेटर। ये जो 129 इंडिकेटर सेलेक्ट किए गए थे इनमें से 83 में उन्होंने इंप्रूवमेंट जो है रजिस्टर किया गया है। वो तो हमने बताया इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन डिस्पैरिटी काफी है नॉन एसटी और एसटी के बीच में, जैसे कि एक्सेस टू इम्प्रूव ड्यूरिंग इस, और ये इंप्रूवमेंट बेसिकली किस वजह से था, जो इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की थी उनके एक्सेस के लिए, वो उसकी वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिला। दूसरा, जो स्किल्ड हेल्थ पर्सनल के द्वारा जो डिलीवरीज या बर्थ्स हैं वो अटेंड किए गए, उसके द्वारा जो फुल वैक्सीनेशन कवरेज आया था चिल्ड्रन के लिए, उसके थ्रू जो है ये सारी इंप्रूवमेंट जो है वो मतलब दर्ज की गई थी इंप्रूवमेंट। द स्टडी कंटेंट्स दैट इंडियाज प्रोग्रेस ऑन वेरियस पॉलिसी मैट्रिक्स कंसर्निंग पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हिंजेस ऑन द एबिलिटी ऑफ मार्जिनल ग्रुप। और क्योंकि मार्जिनल ग्रुप्स का ही पार्ट हमारे एसटीज भी हैं, तो अगर आपको जितने पॉलिसी मैट्रिक्स हैं या प्रोग्रेस आपको देखनी है तो इन पॉलिसी मैट्रिक्स पे जो भी पॉपुलेशन हेल्थ या न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं उनकी एबिलिटी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, उनके एक्सेस को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो 129 इंडिकेटर्स है उनको 21 कैटेगरीज में उन्होंने ऐसे बांटा है, पॉपुलेशन प्रोफाइल, लिटरेसी रेट, मैरिज, फर्टिलिटी, इस तरीके से 21 उनमें बांटा है। और जो यस है, यस का मतलब यहाँ पे है जिन्होंने एसटीज ने आउट परफॉर्म किया है एसटी को, नॉन एसटी को या नहीं, और नो का मतलब है उल्टा, यानी कि नॉन एसटी आउट परफॉर्म कर रहे थे एसटी को। तो पॉपुलेशन में देखें तो डेथ रजिस्टर्स में नो है, वहीं सेक्स रेशो अच्छा है एसटी पॉपुलेशन का, ये आप देख सकते हैं उसमें यस है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग मेथड में देखें तो फीमेल स्टरलाइजेशन एसटीज में ज्यादा है, आईयूडी उसमें ज्यादा है, ठीक है ना, बल्कि जबकि मॉडर्न मेथड ऑफ पिल में जो है वो नॉन एसटीज आते हैं। ऐसे डिलीवरी केयर में देखें तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है उसमें नॉन एसटीज हैं, लेकिन सी सेक्शन बर्थ एट गवर्नमेंट फैसिलिटी देखें तो उसमें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बर्थ जो हो रहा है उन सब में जो है वो एसटीज आपके ज्यादा हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस देखें तो वुमेन बिलो नॉर्मल बीएमआई जो है वो उसमें नॉन एसटीज में है, लेकिन ओबेज मैन अगर देखें तो वो एसटीज ने उसको आउट परफॉर्म किया है ना। तो इसी तरीके से और बहुत सारे इम्प्रूव, ये सारे के सारे आप एक नज़र मार सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है मेनली बेसिकली आया था। आगे देखते हैं, व्हेन इंडिया कनाडा टाइज वर रीसेट, तो ये एक्चुअली बोला है कि जो कनाडा के 2010 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर, उन्होंने अपोलोजाइज किया था एट कनिष्का बॉम्बिंग फॉर द कनिष्क बॉम्बिंग विच वाज सस्पेक्टेड टू हैव बीन सेट ऑफ बाय खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम कैनेडियन सॉइल। और जो ये 1985 का जो एयर इंडिया की कनिष्का फ्लाइट हुई थी उसमें 182 फ्लाइट 182 जो एक्सप्लोड हो गई थी ओवर द आयरिश कोस्ट आफ्टर ए बॉम्ब प्लेस्ड इन द लगेज वेंट ऑफ, फॉर विच खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वर कन्विक्टेड। तो उसके लिए जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने जो सॉरी बोला था, लेकिन अब जो रिसेंट जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, उनके एलिगेशन के बाद जो वो सारे जो एफर्ट्स थे जो टाइज को अच्छे करने के लिए किए थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं।
फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने विजिट किया था G20 समिट में टोरंटो में। उन्होंने फिर एक चांस मिला था कि टाइज को रीसेट करने की कोशिश की गई थी, और जो कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1973 के बाद से जो है कनाडा में नहीं गया था। एंड although it was a multilateral summit visit, the bilateral meeting with Mr. Harper saw a number of agreements signed. इस मीटिंग में हालांकि ये मल्टीलेटरल समिट अटेंड की थी G20 की, लेकिन बायलेटरल मीटिंग जो हुई थी मिस्टर हार्पर के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, उसमें जो है काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। लेकिन वही है, जो इलेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का, वो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उनको जो सपोर्ट दिया है उसमें इलेक्शन में वो मिला है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो कि लेड कर रहे हैं कौन, जगमीत सिंह, जो है खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं। हैज मीन्ड दैट द ट्रूडो गवर्नमेंट डजंट शेयर द प्रीवियस गवर्नमेंट्स अवोवल ऑफ टाइज विद खालिस्तान सेपरेटिस्ट। जाहिर सी बात है कि इस इन सब की वजह से जो है वो टाइज जो है वो बिगड़ रही हैं। Why are tigers dying in नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट? तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में टाइगर्स की डेथ जो है काफी देखने को मिली है। तो लगभग टोटल 10 टाइगर, 6 कब्स और 4 जो एडल्ट टाइगर जो है वो डाइड इन द नीलगिरी सिंस द मिडिल ऑफ अगस्त। अगस्त के मिडिल से अब तक जो है 10 टोटल टाइगर डेथ हो चुकी हैं। और फरवरी, इस साल के फरवरी में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया था, पोचर्स को, कहां से, राजस्थान से, हु हैड अलिजिबली पोच्ड द टाइगर, जिन्होंने टाइगर की पोचिंग की थी। और यहाँ पे ऑथर ने जो बताया कि रीजंस क्या लगाए जा रहे हैं डेथ के, तो एक थ्योरी ये पुट फॉरवर्ड की जा रही है कि भाई जो हाई डेंसिटी है टाइगर्स की मुदुमलाई बांदीपुर नागरहोल कॉम्प्लेक्स में, वो एक जो है रीजन बताया जा रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो पुश फॉरवर्ड करते हैं इनटू द सराउंडिंग्स हैबिटेट्स, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नीलगिरीज एंड गदालूर फॉरेस्ट डिवीजन की जो डेंसिटी टाइगर की बढ़ रही है इस मधुमलाई बंदीपुर नागरहोल कॉम्प्लेक्स में, उसकी वजह से वो पुश कर रही है कि वो दूसरे हैबिटेट, जो सराउंडिंग हैबिटेट्स हैं उनमें जाके वो जाएं। ठीक है ना, तो एक रीजन ये बताया जा रहा है। वहीं पे जो ऑफिशियल रेस्पॉन्स क्या रहा है, तो टू एले फियर्स दैट पोचर्स कुड बी टारगेटिंग टाइगर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लान बनाया है टू सेट अप एंटी पोचिंग कैंप्स इन 6 फॉरेस्ट रेंजेस सराउंडिंग द मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क के अराउंड जो 6 फॉरेस्ट रेंज है उनमें जो है एंटी पोचिंग कैंप्स जो है वो चलाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो प्लान बनाए गए हैं, बिगिन एनुअल मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन। नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में एनुअल मॉनिटरिंग की जाएगी टाइगर पॉपुलेशन की, विद द पॉपुलेशन साइज, रेंज ऑफ ईच इंडिविजुअल एनिमल एंड अदर पैरामीटर्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर बेटर मैनेजमेंट। इन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। और तीसरा जो है, इन्होंने ये पैराम्बुलेशन एक्सरसाइज भी इंक्रीज, पैराम्बुलेशन होता है चक्कर लगाना ऐसे, ठीक है ना, इंक्रीज पैराम्बुलेशन ऑफ एरियाज सराउंडिंग की टाइगर हैबिटेट्स इन मुकुर्ती एंड मधुमलाई। इन दोनों में जो की टाइगर हैबिटेट्स हैं उनकी वो पैराम्बुलेशन भी करेंगे, उन पे नजर रखेंगे, उनका मैनेजमेंट अच्छे से देखेंगे कि कोई पोचर या पोचिंग वाली एक्टिविटीज तो वहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है ना। सेकुलरिज्म इज आल्सो टू प्रोटेक्ट हिंदूज फ्रॉम देयर ओन ऑर्थोडॉक्सी। तो यहाँ पे जो बुक है श्री राजीव भार्गवा जी की, री इमेजिनिंग इंडियन सेकुलरिज्म, आप याद रखेंगे बुक का नाम, किसके ऑथर कौन है, राजीव भार्गवा जी की बुक है री इमेजिनिंग इंडियन सेकुलरिज्म। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इनका इंटरव्यू लिया गया है, तो इसमें कुछ एक्सर्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं जो काम के हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया कि क्या जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया है प्रिंसिपल डिस्टेंस का, वो एक एब्रेशन है या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया में एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन नॉट पॉसिबल। इंडिया में आप रिलीजन को एक्सक्लूड कर दें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। द स्टेट हैज टू इंटरवीन टू एंश्योर दैट देयर इज नाइदर इंटररिलीजियस नॉर इंट्रा-रिलीजियस डोमिनेशन। कि स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ता है ये एंश्योर करने के लिए, ना तो इंटर-रिलीजियस जो है डोमिनेशन रहे, ना ही इंट्रा-रिलीजियस डोमिनेशन रहे। तो देयरफॉर इट मेंटेन्स प्रिंसिपल डिस्टेंस, इट इंटरवीन्स और नॉट। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि उसको इंटरवीन करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है व्हाट हेल्प्स टू फोस्टर इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी। कि इन तीनों चीजों, इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी को मेंटेन करने के लिए इंटरवीन करना जरूरी है या इंटरवीन नहीं करना जरूरी है, ये जो है ये प्रिंसिपल डिस्टेंसिंग बताई गई है, ऑथर ने बोला है। और ये जो यूनिक है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर यूएस में देखें तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वहीं फ्रांस में देखें तो वहां पे वन साइडेड एक्सक्लूजन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस। और उसमें ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि भाई इंटरवीन करना है स्टेट को या नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये अच्छी चीज बताई है ऑथर ने यहाँ पे। और उसके बाद ऑथर ने ये बताया कि secularism is as much to protect Hindus from their own fanatics, extremists, कास्ट ग्रुप्स एंड ऑर्थोडॉक्सी। ऑथर ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग ये है कि सेकुलरिज्म की सिर्फ डेफिनेशन ये मतलब कि वो सिर्फ माइनॉरिटी तक ही लिमिटेड है। सेकुलरिज्म क्योंकि माइनॉरिटी तक रहेंगे तो जो बाकी मेजोरिटी ग्रुप है वो ये मानेंगे कि सेकुलरिज्म हमारे लिए बना ही नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि सेकुलरिज्म उतना ही जो मेजोरिटीज है उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपने जो फेनेटिक्स हैं, अपने जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो कास्ट ग्रुप्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्सीज हैं, उनसे भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये भी सेकुलरिज्म है, ऑथर ने ऐसा बोला है। और जो सेकुलरिज्म है उसको रीइमेजिनेशन की जरूरत है। इंक्लूसिव सेकुलरिज्म शुड आल्सो एड्रेस कास्ट एंड जेंडर डोमिनेशन। जो इंक्लूसिव सेकुलरिज्म है उसको ये जरूरी है कि वो कास्ट और जो जेंडर डोमिनेशन वाले जो इश्यूज हैं उनको भी वो एड्रेस करे। ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े, मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू।